नमस्कार। एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज पढ़ाई से कुछ हटकर लेकिन ये भी आपको एक विशेष जानकारी देने वाली बात होगी। तो पहले चलते इसमें दो सेगमेंट में। पहला है कि आखिर फेसबुक या ट्विटर या इस तरह के ऐप की मनमानी भारत में ही क्यों चलती है, और दूसरा ये है कि हमें जो न्यूज़ दिया जा रहा है क्या हमारे न्यूज़ देने के पीछे ब्रेन वॉश करने का षड्यंत्र है या फिर हमें एक नकारात्मक जनता बनाने का षड्यंत्र है। इस पर भी बात करेंगे। तो बहरहाल चलते हैं फेसबुक और ट्विटर के बारे में। आप जानते हैं कि दुनिया के कई देश में फेसबुक और ट्विटर को बैन किया जा चुका है, उनकी मनमानी नहीं चलती। या फेसबुक और ट्विटर के बारे में आप बिल्कुल जानते होंगे कि ये कभी भी किसी मुस्लिम देश या क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं बोलते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि दुनिया में सारे देशों का लॉबी है। आप कह सकते हैं कि इस्लाम के खिलाफ अगर बोले तो वो इस्लामिक जनता या एक कंट्री का समूह है, वो सारे फेसबुक या ट्विटर का बायकॉट करेगा या सोशल मीडिया का। उससे उनके संगठन में इतने करोड़ लोग हैं कि उससे इनके कमाई पर रोक लग सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनके यहाँ पर काम उनके उन देशों में काम करने पर भी प्रतिबंध लग सकते हैं, उनकी कमाई खत्म हो सकती है। उसी तरह से अगर यूरोपियन देशों के माने तो अगर क्रिश्चियन के खिलाफ वो नहीं बोल सकते, खुद उनसे संबंध रखते हैं। दूसरी बात कि अगर वो क्रिश्चियन के खिलाफ बोलेंगे तो यूरोपियन यूनियन लॉबी है, अमेरिका का प्रभाव है, दुनिया के अक्सर देश क्रिश्चियन हैं और सबसे अधिक देशों की संख्या क्रिश्चियन है, तो वो लॉबी के कारण उनका वहाँ पर नहीं चलता। हम कह सकते हैं कि लॉबी जिसका मजबूत है उसके खिलाफ इन लोगों की नहीं चलती। और बात सही है, अभी आप और हम अगर प्रदर्शन करें रोड पर और हमारे पास संख्या नहीं हो तो पुलिस आकर मारेगी या गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन आप देखिए किसान आंदोलन हो या ये बड़े आंदोलनकारी जिनकी लॉबी बहुत मजबूत है, वैसी स्थिति में उसको नहीं कुचला जाता। या फिर आप देखिए कि जिनके रोजगार में ही लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों को या पढ़ाई से रोका गया, इनकी लॉबी कमज़ोर है। लेकिन आप देखिए कि जो हाट लगता था, बाज़ार लगता था, वो सब दिन खुला रहा, उनकी लॉबी मजबूत है और उससे पैसा आता भी है। तो ये कहीं ना कहीं एक बात है मुख्य रूप से जो ट्विटर और फेसबुक भारत पर भी आक्रमण करता। अब है ये कि हम लोग क्यों लॉबी में कमज़ोर हैं। भारत हिंदुस्तान में हिंदू की संख्या ज़्यादा है और नेपाल को छोड़कर दुनिया में कहीं भी हिंदू नहीं है, इसलिए हमारा बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जितने संख्या में हम लोग हैं भी वो बटे हुए हैं, लगता है कि कोई उसके संपर्क में है, कोई हमारे संपर्क में। लेकिन ज़िंदगी जीने और अपनी बात मनवाने के लिए लॉबी मजबूत होनी चाहिए। हम कुछ बोलेंगे अपने देश के खिलाफ, हमारी बात को अपने देश के समर्थन में हमारी बात को ट्विटर या फेसबुक बैन कर देगी या हटा देगी, लेकिन हमारे देश के विरोध में जो प्रोपेगेंडा है उसको देखेगी, क्योंकि उससे फ़ायदा है। अभी हो सकता है कि आपको लगता है कि मेरे फ़ायदे की बात कर रहा, कभी कभी राइट की बात करने लगेगा, फिर आपको बुरा लगेगा। तो देश के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। दूसरी बात पर आते हैं आप, क्या हम जो न्यूज़ देखते हैं क्या वो सही बात परोसा जाता है? क्या न्यूज़ के ज़रिए हमें कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश या इंटेलेक्चुअल टेररिज्म जिसको कहते हैं, बुद्धिमानी से आतंकी बनाना, कहीं वैसा तो नहीं किया जा रहा? न्यूज़ के अंदर क्या चलता है? न्यूज़ आखिर अपने चैनल के अनुसार या फिर ऐसे क्यों थोपते हैं जैसे वो सोचें वैसा हम भी सोचें? इसमें आपको पहला नंबर, एक न्यूज़ चैनल हमेशा नहीं देखना चाहिए, कई जगह देखना चाहिए जिससे जानकारी मिलेगी। कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल भी देखिए, इससे इंटरनेशनल जानकारी आपकी इन्हेंस होगी। तब चलते हैं, आप देखे होंगे कि ये लॉबी पर भी अगर चर्चा करते हैं तो आप देखे होंगे लॉबी कितनी मजबूती से है। खान सर की एक वीडियो में आप देखे होंगे कि उन्होंने जो चर्चा किया था ये पंक्चर बनाएगा पाकिस्तान में, और चर्चा जो हो रहा था भारत के साथ उसका पावर का या राफेल या फ्रांस से उसके विरोध के बारे में, तो एक लॉबी तैयार हुआ, मुस्लिम लॉबी उनका मजबूत था, उस पर दबाव पड़ने लगा और चैनल कुछ दिन के लिए उनको लगा कि बंद करना पड़ जाएगा, इस तरह की कमेंट आने लगा, उनको संभालना पड़ा। तो इस तरह से अगर हमारे खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बोला जाता तो हम लोग खड़े नहीं होती, क्योंकि हमारी लॉबी कमज़ोर है। यही लॉबी कमज़ोर के कारण आप जानते हैं कि जब हम एक दूसरे से बढ़ते हैं, ईरान का असली नाम पर्सिया है और वो उसमें पर्सियन लोग रहते थे, लेकिन वो बटे हुए थे और 14 साल के शासन के दौरान वो पूरा का पूरा मुस्लिम बन गया। तो हम अगर
देश रहेगा तभी हम रहेंगे। तो हमें भी अपनी बात को मनवाने के लिए लॉबी बनाना होगा एक ज़ोरदार तरीके से कि हम अपने खिलाफ नहीं सुन सकते, चाहे मेरा ग्रंथ हो, मेरा संस्कृति हो। मेरा संस्कृति है तभी तो हम एक दूसरे से वाद विवाद भी करते हैं। अगर संस्कृति ही नहीं बचेगा, हम नहीं बचेंगे, तो वाद विवाद कैसे होगी। तो मैं कह रहा था न्यूज़ में को दिखाया जा रहा कि आपके ब्रेन को वॉश किया जा रहा है, जैसे टेररिज्म एजुकेशन होता है। कहीं न कहीं इस बात को सोचना होगा। पहला नंबर जो सच्चाई है उसको दिखाना चाहिए, चाहे सरकार जिसकी हो, कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, किसी की सरकार हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सत्य है उसको सत्य कहिए, जो गलत है उसे गलत कहिए। लेकिन आप जानते होंगे कि वोट गिराने का अधिकार सभी को है और हम अपने वोट का अधिकार अपने ढंग से करते हैं, हमारी मर्जी पर शामिल है। लेकिन पिछले दिनों आप देखें कि चुनाव के बाद बंगाल में जिस तरह से हिंसा हुई और पूर्व प्रायोजित था, पहले से निश्चित था कि जो लोग हमारे खिलाफ वोट देंगे उनको मारा जाएगा। आप समझ सकते हैं उसमें बहुत दलित, गरीब और कमज़ोर तबके के लोग थे। लगभग 1 लाख लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा और कई मारे गए। उनके घर को बर्बाद किया गया, तोड़ा गया, वेंडलाइज किया गया और उनके बहू बेटियों का इज्जत भी लूटा गया। लेकिन आप इस दौरान कुछ चैनल पर इसकी खबर नहीं सुने होंगे। उसकी जांच जस्टिस के द्वारा हुई और जज उसमें शामिल थे और जस्टिस जब जांच करते हैं उसमें बायस हम नहीं समझ सकते। तो निश्चित रिपोर्ट जब दिए तो ऐसा आपको, और सभी के जितने पैनल में शामिल थे लोग, सभी का यही रिपोर्ट था कि पूर्व नियोजित था। सरकार नहीं रोकी। अब मानिए कि आज हम और आप हैं, हमारी सोच समय अनुसार बदल सकती है। जो पहले कांग्रेसी थे आज बीजेपी में हैं, जो पहले वामपंथी थे आज जेडीयू में हैं, जो पहले आरजेडी में थे वो जेडीयू में हैं। तो हो सकता है 10 साल बाद फिर आप बीजेपी में आ जाएं, हम कांग्रेस में। इस तरह की सोच बदल सकती है, लेकिन देश तो नहीं बदलेगा। ऐसी स्थिति में अगर आप वोट नहीं देते हैं और आपको कोई मरवा दे, या मैं वोट नहीं देता मुझ पर कोई आक्रमण करा दे, मुझे बेइज्जत करे, तो क्या होगा? इस बात को सोचिए। हो सकता है उसमें गरीब लोग पिसाए, उस गरीब को कुछ सरकारों से मदद की उम्मीद होगी कि ये सरकार, मोदी सरकार मुझे मदद करेगी या की है, उससे उनको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। उससे पहले वो फ़ायदा नहीं देखे होंगे, तो कम से कम वो फ़ायदे के लिए तो काम किए और आप उनको मरवा रहे हैं। तो हो सकता है कि आप एक गरीब को अपना हक जो पाने की कोशिश कर रहे थे उनको आप रोके और वो गरीब कभी अमीर नहीं बन सकता। इस बात को आप जताने की कोशिश किए और उनको मरवाए। लेकिन ये कुछ चैनल पर नहीं दिखाया गया। ये चैनल पर इसलिए नहीं दिखाया गया कि उनकी वोट बैंक की राजनीतिक है। अभी हाल फिलहाल में और बार बार दिखाया जाता है कि हमारे देश में अभी जो टीकाकरण हुआ अमेरिका से ज़्यादा हो गया, उस पर भी कुछ दिखाया गया कि अमेरिका से कैसे ज़्यादा हुआ। वहाँ 46% लोग को हो गया टीकाकरण, यहाँ सिर्फ 40 करोड़ का है। लेकिन उससे बाद में शुरू किया गया टीकाकरण का अभियान, अमेरिका से बाद में किया गया टीकाकरण का अभियान, अमेरिका के पॉपुलेशन से अधिक टीकाकरण भारत में हो गया। पहला नंबर अमेरिका से आप ही लोग और इंग्लैंड से चर्चा करते थे दुनिया के इतने देश में टीकाकरण हो गया, भारत पीछे है। और जब भारत आगे हो गया तो फिर कहते हैं कि उस देश की तुलना कैसे, उसकी जनसंख्या का 46%, हमारी जनसंख्या इतनी है। तो जब हमारी जनसंख्या इतनी है तो पहले तुलना नहीं करना चाहिए। और अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश है और वो डेवलप्ड कंट्री है, और भारत एक कमज़ोर उससे आर्थिक शक्ति में था और भारत के इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं थी। तो भारत से तुलना भी करना तो आपकी बेईमानी है, क्योंकि भारत आज तो आप उन्हें कह सकते हैं कि एक दिन में वो फिर चांद पर चल जाए और सबसे आगे बढ़ जाए। ऐसा करने में टाइम लगता है, और फिर भी अमेरिका टॉप है, तो उससे तुलना करना आपकी बेईमानी है। फिर दिखाया जाता है कि इतने लोगों का रोज़गार छीना गया, और ये कम से कम मीडिया पर अगर लॉकडाउन में प्रतिबंध रहता तो शायद इतने लोग बेरोजगार नहीं होते। इस बात को मैं मानता हूँ, क्योंकि सरकार जब लॉकडाउन नहीं लगा रही थी तो मीडिया बार बार कह रही थी ऐसे कि सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए, इतने लोग मर रहे हैं। और लॉकडाउन लगाया तब कहे कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो आप जानते हैं कि दुनिया के सारे देश की इकोनॉमी, किस देश की इकोनॉमी लॉकडाउन में बढ़ी है या रोज़गार बढ़ी है? नहीं बढ़ेगी। काम, आपका दुकान बंद है तो आपके यहाँ जो काम करेगा उसका भी काम बंद रहेगा। उसी तरह से भारत में सारे चीज़ बंद थे तो काम भी कम हुए, और इसलिए इसका मुद्दा उठाना कहीं न कहीं लोगों को ये दिखाना है कि हम लोग मरने के कगार पर हैं या हमारे अंदर की चीज़ खत्म होती जा रही है। आप एक देश के बारे में जानिए, सिंगापुर
दुनिया में टॉप नंबर का देश है, जो एजुकेशन में सब शायद सेकेंड नंबर पर और ईज ऑफ बिजनेस में भी फर्स्ट या सेकेंड नंबर पर है। सिंगापुर इतने डेवलप्ड देश है, लेकिन उस देश में निगेटिव न्यूज़ फैलाने पर प्रतिबंध है, आप लोग कम जानते हैं। उस देश में प्रत्येक सुबह में पॉजिटिव न्यूज़ दिया जाता है और दूसरे देश से तुलना में दिखाया जाता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, ताकि वहाँ के लोग जज्बा के साथ और आगे बढ़ सकें। वहाँ बताया जाता है कि हम मालिक बनेंगे, नौकर नहीं, इसलिए बिजनेस वहाँ ज़्यादा और सारे लोग सुखी संपन्न हैं, और हम लोग नौकर बनने की कोशिश करते हैं। फिर भी अभी 2-3 दिन के दौरान आप देखे होंगे कि धर्मांतरण, हिंदू से मुसलमान, सिख से मुसलमान और इस तरह के दूसरे धर्म में चेंज किया जाता है लोगों को। आखिर अगर ये स्वयं लोग अपने धर्म को चेंज करते हैं तो कभी कोई मुस्लिम भी हिंदू बने या मुस्लिम भी सिख बने, ऐसा नहीं होता है, या मुस्लिम की लड़की भी हिंदू के लड़के या सिख के लड़के से शादी करे, ऐसा नहीं होता। लोग हमेशा कहते हैं कि ये लोग इस्लाम खतरे में है, लेकिन भारत में सेकेंड नंबर पर सबसे अधिक संख्या मुस्लिमों की है और पूरी दुनिया में भी है। सबसे कम हमारे यहाँ जैन या बुद्धिस्ट हैं, वो खतरे में नहीं है। सिख हमारे खतरे में नहीं है, इस्लाम ही खतरे में है, इसके पीछे षड्यंत्र है। दुनिया के कई देश से पैसा भी आता है मुस्लिम बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि देश की जनसंख्या को बदलने के लिए, ताकि हमारे देश में केवल मुस्लिम आ जाए और सब मुस्लिम हो जाए, तो फिर अपने शरीयत कानून को चलाएंगे। इस बात को कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखा रहा, या कुछ दिखा भी रहे हैं, लेकिन एक न्यूज़ चैनल इस बात पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हाल फिलहाल में पता चला राजस्थान में 12,000 हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया या दूसरे धर्म को मुस्लिम में बदला गया। लेकिन क्या इतना संख्या में कोई मुस्लिम हिंदू बनता है? नहीं बनता। इस बात पर सवाल उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, लेकिन अखलाक की मृत्यु पर आप 4 दिन शो करेंगे और फिर कहेंगे कि अभी समय है महामारी का और ये तरह का। आप किसी को दंगा फैलाने के लिए गलत न्यूज़ देंगे, फिर उसको बोलेंगे और फिर कहेंगे कि बात को भटकाने के लिए। आप तो न्यूज़ देते हैं, गलत आप करते हैं, लेकिन उस पर हम चर्चा भी ना करें, तो इसे कैसे इंसाफ होगी? इस बात को सोचिए कि आपको कौन न्यूज़ दे रहा है। अगर एक अखलाक का न्यूज़ दे रहा तो एक हिंदू की भी हत्या हुई तो उसकी भी न्यूज़ देनी चाहिए। न्याय सभी के लिए बराबर। मैं नहीं कहता कि मुस्लिम के साथ अन्याय होना चाहिए और हिंदू के साथ, सभी के साथ न्याय होना चाहिए। और अगर आप न्यूज़ देते हैं तो सच्चे न्यूज़ दीजिए, ताकि लोगों की दिमाग के सोचने की शक्ति बढ़ सके। आप हमेशा नकारात्मक न्यूज़ फैलाते हैं और नकारात्मक न्यूज़ में आप कभी कभी अपने देश को भी पीछे दिखाते हैं, और इस बात को बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। आपका एजेंडा बिल्कुल साफ है। जिस तरह दुनिया में लॉबी है, आप सोचते हैं कि कुछ हिंदू भी तो मेरे चैनल को देख ही लेगा, और इस तरह दिखाने पर सारे मुस्लिम मेरे चैनल को देखेगा। तो मैं खास बात ये कहना चाहता था कि ऐसे पत्रकार के लिए प्राइज़ जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप ऐसे में प्राइज़ जीत सकते हैं। कोई भी देश जो है सो आप अपने देश की जब शिकायत करेंगे, कुछ क्लू देंगे, तो वो चाहेगा और आपको वो प्राइज़ दे सकता है। इसमें पत्रकारिता की कोई बात नहीं होनी चाहिए। बहरहाल हम चाहते हैं, उन लोगों के लिए बात करना चाहेंगे जो लोग कहते हैं कि वो दलित, वंचित या महिलाओं की आवाज़ बनकर आते हैं। लेकिन जब बंगाल में हिंसा हुई, लगभग 15,000 हिंसा की वारदात हुई, और जिसमें 7,000 महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, घर जलाए गए। आप जानते हैं कि जिनका घर जलाया गया होगा, जिनको मारा पीटा गया होगा, वो कमज़ोर आदमी ही होंगे, क्योंकि सबल आदमी को कोई मार पीट से नहीं सकता। लेकिन उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठी। वो लोग जिनको भारत में डर लगता था, वैसे लोग जो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरा में है। लेकिन आप देखे होंगे कि ऐसे निगेटिव न्यूज़ देखने के बाद एक तरह से उनके दिमाग को ग्रूम किया जाता है, उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, और उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। आप कुछ बात जवाब सवाल देखेंगे, वो नहीं कर सकते, वो आप पर तन जाते हैं और आपके खिलाफ गलत और गाली जैसा टिप्पणी करने लगते हैं। इसी चीज़ को देखने के बाद लगता है कि आप जब लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन आप लोकतंत्र में चर्चा करने के लायक नहीं हैं, आप दूसरे को मारने पीटने पर उतर जाते हैं, तो आप लोकतंत्र की मांग कैसे कर सकते हैं? आप सरकार को गाली दे सकते हैं और फिर आप लोकतंत्र की मांग करते हैं। इस बात को भी सोचना चाहिए। एक ग्रुप है, वही लॉबी हर जगह है। हर एक आंदोलन में वो ग्रुप खड़ा हो जाता है, चाहे फिर वो किसान आंदोलन हो, सीए का आंदोलन हो, ट्रिपल तलाक का आंदोलन हो, सारे आंदोलन में उनको आंदोलन जीवी या बेवकूफ़ जीवी या बुद्धिजीवी जो आप कहते हैं वो हो सकते हैं। लेकिन वो किस तरह से सामने आ रहे हैं? जब देश के खिलाफ कुछ लिखना हो टूल गेट की तरह,
तो कनाडा से डिफरेंट कंट्री में आप चले जाते हैं, लेकिन इस तरह के चीज़ का आज आवाज़ नहीं उठाए। आप या तो खुला कह दीजिए कि मैं सच के साथ नहीं, मैं राजनीतिक हूँ। अगर आप कहते हैं मैं सच और वंचितों की आवाज़ उठाता हूँ, तो आपको गलत को गलत कहना चाहिए, और चाहे पार्टी जो भी हो। हम आते हैं इसके बाद लास्ट पॉइंट पर कि आप गलत को गलत इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि आप में कोई बायस है। और आप कहते हैं कि महंगाई की बात होनी चाहिए। मैं भी चाहता हूं महंगाई की बात, लेकिन क्या भ्रष्टाचार को छोड़कर महंगाई की बात होनी चाहिए? अगर कोई आदमी लाखों हजार करोड़ रुपया का घोटाला कर लिया और वही पैसा से आपकी मदद करनी थी, आपको सहायता करना था, और वो पैसा कोई घोटाला कर लिया, तो फिर कहाँ से पैसा आएगा? जन कल्याण के लिए चीज़ रुक जाएगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। यही बात मैं कह सकता हूँ। और बेरोजगारी के लिए जनसंख्या पर आप लोग नहीं बोल पाते हैं, ये बात को भी सोचिए। थैंक यू वेरी मच।